हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हुई सिंधु नदी अरब सागर में समा जाती है। ये नदी न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और जीवन का भी आधार रही है। सिंधु के किनारे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महान सभ्यताएं फली फूली और आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका इसी नदी पर निर्भर है। सिंधु नदी अपने 7 पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी और ताजगी से भरा पानी लाती है, जिससे इसके किनारे की जमीन बेहद उपजाऊ बन जाती है। यही कारण है कि इस नदी के किनारे बसे गांवों और शहरों में खेती हमेशा से फली फूली है। गेहूं, चावल, कपास जैसी फसलें सिंधु के पानी से सींची जाती हैं और यहाँ के किसान इसी पर निर्भर रहते हैं। सिंधु का पानी न केवल खेतों को जीवन देता है, बल्कि पशुपालन, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए भी अनमोल है। लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सिंधु नदी अचानक 2 देशों के बीच बंट गई। यह नदी, जो पहले एकजुट भूमि को सींचती थी, अब 2 अलग अलग देशों के लिए जीवन रेखा बन गई। बंटवारे के समय नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई। सिंधु और उसकी सहायक नदियां दोनों देशों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन गईं। एक ओर जहां पानी की कमी से खेत सूखने लगे, वहीं दूसरी ओर लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ा। कई बार सूखे और बाढ़ जैसी आपदाओं ने हालात और भी गंभीर बना दिए। पानी की हर बूंद कीमती हो गई और इसके लिए संघर्ष बढ़ता गया। भारत, जहां सिंधु और उसकी अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम होता है, स्वाभाविक रूप से पानी के बहाव पर नियंत्रण चाहता था। भारत के लिए यह नदियां न केवल कृषि, बल्कि ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। भारतीय इंजीनियर और नीति निर्माता लगातार इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे इन नदियों के पानी का अधिकतम और न्यायसंगत उपयोग किया जाए। वहीं पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था और कृषि का बड़ा हिस्सा सिंधु के पानी पर निर्भर था, अपने हिस्से के पानी की गारंटी चाहता था। पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी जीवनदायिनी था। अगर पानी की आपूर्ति बाधित होती तो लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए पाकिस्तान के लिए यह मुद्दा सिर्फ संसाधन का नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल था। पानी का यह विवाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास, राजनीतिक तनाव और कई बार युद्ध जैसे हालात का कारण बनने लगा। सिंधु नदी अब केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति और कूटनीति का प्रतीक बन गई। दोनों देशों के नेताओं के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील और जटिल था। इन्हीं जटिल परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और कई वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि का जन्म हुआ। यह संधि दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक समझौता थी, जिसने पानी के बंटवारे का एक अनोखा और महत्वपूर्ण रास्ता निकाला। इस संधि ने न केवल पानी के उपयोग के नियम तय किए, बल्कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग की एक नई शुरुआत भी की। सिंधु जल संधि केवल कागजों पर लिखा एक समझौता नहीं थी, बल्कि यह दोनों देशों के भविष्य, शांति और स्थिरता के लिए एक अहम कदम थी। इसने यह दिखाया कि जब पानी जैसी जीवनदायिनी चीज पर भी विवाद हो सकता है, तो संवाद और समझदारी से उसका हल भी निकाला जा सकता है। सिंधु नदी आज भी दोनों देशों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है और उसकी कहानी हमें सहयोग और सह अस्तित्व का महत्व सिखाती है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। यह एक ऐसा समय था जब लाखों लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान छोड़नी पड़ी। परिवार बिछड़ गए, दोस्त दुश्मन बन गए और इंसानियत ने गहरे जख्म सहे। बंटवारे की इस त्रासदी ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को भी झकझोर कर रख दिया और 2 नए राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, अस्तित्व में आए। दोनों देशों में आजादी की खुशी थी, लेकिन साथ ही अनिश्चितता और डर का माहौल भी था। हर तरफ सवाल थे, कैसे रहेंगे, कैसे बढ़ेंगे और सबसे अहम, संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा। बंटवारे की रेखा खींची गई, लेकिन सिंधु नदी प्रणाली का क्या होता? यह सवाल सबसे बड़ा था, क्योंकि पानी जीवन की बुनियादी जरूरत है। सिंधु नदी प्रणाली, जो सदियों से इस क्षेत्र की जीवन रेखा रही थी, अब 2 देशों के बीच बंट गई थी। यह सवाल दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना। दोनों सरकारें जानती थीं कि पानी के बिना न तो खेती हो सकती है, न ही लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। इसलिए पानी का बंटवारा सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ा सवाल बन गया। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज दोनों देशों से होकर बहती थीं। इन नदियों का पानी पंजाब, सिंध और आसपास के इलाकों की खेती के लिए बेहद जरूरी था।
सदियों से इन नदियों ने इस क्षेत्र को हरा भरा और समृद्ध बनाया था। समस्या यह थी कि इन नदियों का उद्गम तो भारत में होता था, लेकिन पाकिस्तान का बढ़ा भूभाग सिंचाई के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर था। भारत के पास पानी रोकने या छोड़ने की ताकत थी, जबकि पाकिस्तान की कृषि और जीवन पूरी तरह इस पानी पर टिकी थी। यह असंतुलन दोनों देशों के बीच अविश्वास और चिंता का कारण बन गया। बंटवारे के तुरंत बाद अप्रैल 1948 में भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान के खेत सूखने लगे, किसान परेशान हो गए और सरकारों के बीच बातचीत का माहौल और भी कड़ा हो गया। यह एक ऐसा मोड़ था जब दोनों देशों के बीच एक पूर्ण विकसित युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। सीमा पर सैनिक तैनात हो गए और आम लोग डर और अनिश्चितता में जीने लगे। पानी का सवाल अब सिर्फ खेतों और नदियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दोनों देशों की राजनीति और सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ऐसे में पानी के बंटवारे का मुद्दा दोनों देशों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। यह सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन का सवाल नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी और दोनों देशों के भविष्य का सवाल था। इसी पृष्ठभूमि में सिंधु जल विवाद की कहानी शुरू होती है। पानी को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया था। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, कृषि और लाखों लोगों की आजीविका इन नदियों के पानी पर निर्भर थी। सीमावर्ती इलाकों में पानी की कमी को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिससे हालात और गंभीर हो गए। ऐसे में इस विवाद का हल निकालना बेहद जरूरी हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की पेशकश की। विश्व बैंक ने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की, ताकि एक निष्पक्ष और स्थायी समाधान निकाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी इस विवाद पर टिकी थीं, क्योंकि यह केवल दो देशों का मामला नहीं था, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा था। 1951 में अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल ने एक योजना प्रस्तावित की, जिसके तहत पूर्वी नदियों का पानी भारत को और पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता। लिलियंथल का मानना था कि तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल बंटवारे का हल निकाला जा सकता है। उनकी इस सोच ने दोनों देशों के बीच बातचीत की एक नई दिशा दी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भूमिका को भी रेखांकित किया। हालांकि यह योजना दोनों देशों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं थी। भारत और पाकिस्तान दोनों की अपनी अपनी चिंताएं और प्राथमिकताएं थीं। कई दौर की बातचीत के बावजूद कई मुद्दों पर मतभेद बने रहे। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और ऐतिहासिक तनाव भी इस प्रक्रिया को जटिल बना रहे थे। इसके बाद विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक के नेतृत्व में 6 साल तक चली बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये बातचीत आसान नहीं थी। कई बार वार्ता टूटने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन दोनों देशों की जरूरतों और भविष्य की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आखिरकार एक समझौता हो सका। यह संधि एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसने पानी के बंटवारे के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया। इस संधि ने न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मिसाल कायम की कि जटिल जल विवादों का समाधान संवाद और सहयोग से संभव है। इस संधि ने न केवल पानी के बंटवारे का एक फॉर्मूला दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद का एक नया अध्याय भी शुरू किया। आज भी सिंधु जल संधि को विश्व के सबसे सफल जल समझौतों में गिना जाता है, जिसने भारत और पाकिस्तान को साझा संसाधनों के प्रबंधन में एक साथ काम करने की प्रेरणा दी। 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि, जिसकी नींव विश्व बैंक ने रखी थी, दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक विस्तृत और जटिल खाका प्रस्तुत करती थी। संधि के तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्यतः पाकिस्तान को आवंटित किया गया, जबकि 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को दिया गया। इसके अलावा संधि में दोनों देशों को कुछ विशेष उपयोग के अधिकार भी दिए गए, जैसे कि सीमित सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। सिंधु जल संधि ने दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाकर एक बड़ी बाधा को पार किया।
इस संधि के बाद दोनों देशों ने सिंधु नदी प्रणाली से जुड़ी कई परियोजनाओं का विकास किया, जिससे खेती और ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई। संधि ने दोनों देशों के बीच एक स्थायी संवाद तंत्र भी स्थापित किया, सिंधु जल आयोग। यह आयोग, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए नियमित रूप से मिलता है। यद्यपि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव अक्सर बढ़ता रहा, लेकिन सिंधु जल संधि ने एक मिसाल कायम की। यह दिखाया कि बातचीत और समझौते से जटिल मुद्दों का भी समाधान संभव है। हालांकि सिंधु जल संधि को एक सफल समझौता माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में इस पर भी दबाव बढ़ा है। दोनों देशों में बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे संधि के प्रावधानों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत, जो कि सिंधु बेसिन में स्थित है, का मानना है कि उसे अपने जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का अधिकार है। दूसरी ओर, पाकिस्तान को आशंका है कि भारत द्वारा बनाए जा रहे नए बांध उसके हिस्से के पानी को प्रभावित करेंगे। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन TRF ने ली। भारत ने इस घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। भारत का तर्क था कि वह एक ऐसे देश के साथ जल बंटवारे के समझौते को जारी नहीं रख सकता जो आतंकवाद को पालता पोसता है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसने सिंधु जल संधि के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की धमकी दी है, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इस बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर लाखों लोगों के सामने अनिश्चितता का माहौल है। अगर यह गतिरोध जल्द ही नहीं सुलझा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। सिंधु जल संधि का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर वापस आएंगे और इस महत्वपूर्ण समझौते को बचाएंगे, या फिर यह विवाद और गहराएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल समय ही दे सकता है। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है, दोनों देशों के हित इसी में है कि वे मतभेदों को भुलाकर बातचीत के जरिए समाधान निकालें। संधि का 65 साल का सफर यह दिखाता है कि कूटनीति और समझौते से ही स्थायी शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आगे बढ़ने का रास्ता स्पष्ट है, बातचीत, सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान।